हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के गणित के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बेसिक पार्ट को समझते हैं, जिसमें हमें परिभाषाएं और फार्मूले मिलेंगे। जिसमें पहली हेडिंग आपकी है पद, यानी सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो पद यह हेडिंग है और इस हेडिंग में परिभाषा है कि किसी सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। जैसे आपके पास अगर कोई सूची है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो यह आपकी एक सूची है। तो इस सूची की यह जो प्रत्येक संख्या होगी, यह प्रत्येक संख्या आपका क्या कहलाएगी? एक पद कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें जैसे आपकी संख्या 2 है तो 2 एक पद कहलाएगी, 4 है 4 एक पद कहलाएगी, 6, 8, 10 यह सब एक क्या कहलाएगी? पद कहलाएगी। अब इसके बाद देखिए, अगर हम कोई दूसरी सूची लेते हैं 3, यह 5, 7, 9, 11 यह दूसरी सूची है। इसमें 3, 5, 7, 9 और 11 यह जो है यह आपका क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कोई दूसरा मान ले लेते हैं, जैसे दूसरा मान अगर हम लेंगे, यह हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8, यह 12, यह 16, यह भी आपकी एक क्या है? सूची है। और यह जो आपकी सूची है, इसमें 4, 8, 12 और 16 जो नंबर होगा, यह आपका क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सूची में यह समझ गए कि पद क्या होता है। अब आते हैं हम समांतर श्रेणी पर, यानी हम समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, हम यह समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें समांतर श्रेणी की आपकी परिभाषा है कि ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर उसके बाद का पद प्राप्त किया जाता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे हम AP से व्यक्त करते हैं, जहाँ पर A का मतलब अर्थमेटिक, P का मतलब प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का मतलब समांतर, प्रोग्रेशन का मतलब श्रेणी होता है। ठीक है, अब जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, और एग्जाम्पल के द्वारा जब हम समझेंगे तो यहाँ पर जैसे देखिए ये 2 है। अगर 2 में हम 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अब अगर हम 5 में हम 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। अगर 8 में हम 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। अब इसके बाद 11 में अगर हम 3 जोड़ दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमें क्या क्रम प्राप्त हुआ। 2 में हम 3 जोड़े तो 5 मिला, 5 में 3 जोड़े तो 8 मिला, 8 में 3 जोड़े तो 11 मिला, 11 में 3 जोड़े तो 14 मिला। यानी क्रम हमें मिलेगा 2, 2 के बाद क्या मिला? 5, 5 के बाद क्या मिला? 8, 8 के बाद क्या मिला? 11, 11 के बाद क्या मिला? 14 मिला। तो यहाँ पर 2, 5, 8, 11 और 14, यानी 2 में हम 3 जोड़े तो 5 मिला, 5 में 3 जोड़े तो 8 मिला, 8 में 3 जोड़े तो 11 मिला, 11 में 3 जोड़े तो 14 मिला। तो यहाँ पर हम पूर्व संख्या में एक निश्चित अंक जोड़ रहे हैं। तो निश्चित अंक जोड़ने या घटाने पर जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, यानी यह हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यह हमारी हो गई समांतर श्रेणी हो गई। ठीक, तो यह तो एक निश्चित संख्या जोड़ी गई। इसी तरह से इसे अगर हम उल्टा समझेंगे तो एक निश्चित संख्या, यानी हम उल्टा लेते हैं। जैसे निश्चित यहाँ पर 14 है, 14 में से हम 3 क्या करें? घटा दें। 3 घटाएंगे क्या मिलेगा? 11, 11 में से हम फिर क्या घटा दें? 3, 3 घटाएंगे 11 में से क्या मिलेगा? 8, फिर हम 8 में से क्या घटा दें? 3, क्या मिल जाएगा हमें? 5,
5 में से हम फिर क्या घटाएं 3, हमें क्या मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी गई थी, लेकिन इसमें एक निश्चित संख्या क्या की गई है, घटाई गई है। तो यहाँ पर हमें मिला क्या, पहले लिखेंगे हम 14, अब इसके बाद क्या लिखेंगे 11 मिला, अब इसके बाद क्या मिला 8, इसके बाद क्या मिला 5, इसके बाद क्या मिला 2। तो यहाँ पर भी हम एक निश्चित संख्या क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हमें जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, समांतर श्रेणी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक निश्चित संख्या 3 जोड़ी गई तो हमें 2, 5, 8, 11, 14 समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। यहाँ पर एक निश्चित संख्या घटाई गई तो हमें 14, 11, 8, 5 और 2 एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। तो इस तरह से यह है समांतर श्रेणी की परिभाषा और यह हो गई समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल। अब आते हैं देखिए अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग में आपको दिया गया है क्या, सार्वंतर। सार्वंतर को समझते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। तो जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही है उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। तो यहाँ पर बताइए निश्चित संख्या जोड़ी गई क्या 3, यहाँ पर निश्चित संख्या घटाई गई 3। तो इस परिभाषा के अनुसार 3 हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। अब जैसे अगर हम कोई समांतर श्रेणी जैसे यही लेते हैं, यह बताइए 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11 है और अगला यहाँ पर क्या है 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सार्वंतर का मान निकालेंगे तब देखिए सार्वंतर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यह डी बराबर, अब हम 5 में से 2 घटा दे रहे हैं तो क्या मिल गया हमें 3। इसके बाद हम 8 में से 5 घटा दे रहे हैं, फिर हमें क्या मिल गया 3। अब इसके बाद हम बताइए 11 में से घटा दे रहे हैं क्या 8, तो हमें क्या मिल गया 3। अब बताइए 3 हमारा क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा, क्योंकि 2 में हम 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ रहे हैं 8, 8 में 3 जोड़ रहे हैं 11, 11 में 3 जोड़ रहे हैं 14। तो जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है वही निश्चित संख्या हमारी क्या कहलाएगी, सार्वंतर कहलाएगी। तो यहाँ पर सार्वंतर की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर इसका उल्टा एग्जाम्पल ले लें, जैसे यह समांतर श्रेणी ले लें, यहाँ पर हम लिख दें यह क्या हो गया 14, अगला नंबर क्या हो गया हमारा 11, अगला नंबर 8, अगला नंबर 5, अगला नंबर 2। तो यहाँ पर से जब हम सार्वंतर की वैल्यू निकालेंगे तब देखिए यहाँ से हमारा सार्वंतर क्या आता है, डी बराबर, यह हो जाएगा हमारा 11 माइनस या क्या होगा 14, 11 माइनस 14 की वैल्यू क्या आएगी -3। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 11 माइनस क्या लिखेंगे 8, इसकी वैल्यू क्या आएगी -3। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा हमारा अगला नंबर क्या आएगा हमारा 5। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे अगला नंबर आ जाएगा 11 माइनस 14, 8 माइनस 11, अब ये हो गया 5, माइनस लिखेंगे 8, यह क्या आएगा -3। तो यहाँ पर यह -3 आया, यह भी आया और यह भी आया। तो यहाँ पर यह -3 हमारा क्या हो गया, सार्वंतर। तो कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में तभी होगी जब उसका सार्वंतर आपस में बराबर होगा। जब सार्वंतर की वैल्यू आपस में बराबर होगी तो कोई श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर यह हो गया सार्वंतर। अब आते हैं देखिए अगली हेडिंग यानी प्रथम पद पर। अब देखिए प्रथम पद इसके नाम से ही स्पष्ट है। नाम से स्पष्ट होने का मतलब, प्रथम का मतलब होता है क्या, पहला। ठीक, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म इसका मतलब क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी, परिभाषा होगी इसकी, किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। पहला पद प्रथम पद
कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। ठीक, आगे इसे ए से व्यक्त करते हैं। किससे? स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। तो यह हो गया इसका सिंबल। ठीक, अब इसके बाद अगर कोई श्रेणी हमारी है, यह 2, 5, यह 8, यह 11 और इसके बाद यह क्या हो गया 14। तो इसमें जो पहला पद है, जैसे यहाँ पर 2 है, यही क्या कहलाएगा? हमारा प्रथम पद कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? प्रथम पद। तो ये तो एकदम आसान है, इसमें हमें कुछ समझना नहीं है कि किसी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, अब ये सर्वांतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं देखिए पदों की संख्या पर। ठीक है, तो पदों की संख्या हो गया हमारा। ठीक, पदों की संख्या हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो पदों की संख्या, अब देखिए पदों की संख्या की परिभाषा क्या होती है, यानी पदों की संख्या की जो परिभाषा होगी यह होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म ये होती है इसकी अंग्रेजी। नंबर ऑफ टर्म का मतलब पदों की संख्या। अब पदों की संख्या का मतलब किसी समांतर श्रेणी में जितने पद होते हैं उसे पदों की संख्या कहते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में जितने पद होते हैं, जितने पद होते हैं, पद होते हैं उसे पदों की संख्या कहते हैं। पदों की संख्या कहते हैं और इसे n से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। जैसे में देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल होगा वह क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब पदों की संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बराबर कितना? 5। अब इसके बाद दूसरा जैसे 3, 6, 9, 12। पदों की संख्या कितनी है? n बराबर कितना? 4। ठीक है, तो यह हो गया n का मान। अब इसके बाद देखिए अगली परिभाषा पर आते हैं। ठीक है, पदों की संख्या के बाद nवां पद का मान निकालते हैं। अब nवां पद का मान निकालने के लिए देखिए कैसे समझते हैं उसको, कि किसी श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर nवां पद निकालने के लिए जैसे इसमें समझेंगे कि किसी श्रेणी का nवां पद कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर समांतर श्रेणी कोई आपको दी गई है। समांतर श्रेणी कोई आपको दी गई है, देखिए कौन सा, जैसे यह 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। यह आपकी क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब यहाँ पर यह पहला पद है। ठीक, जब यह पहला पद है तो इसे हम किससे व्यक्त करेंगे? T1। T1 का मतलब क्या? T1 का मतलब क्या? T का मतलब एक, यहाँ 1 का मतलब एक, T का मतलब टर्म का मतलब पद, यानी पहला पद। T2 का मतलब दूसरा पद। T3 का मतलब तीसरा पद। ठीक है, तो यह हमारा हो गया क्या? T1। यह हमारा क्या हो गया? T2। यह हमारा क्या हो गया? T3। यह हमारा क्या हो गया? T4। यह क्या हो गया? T5। यह क्या हो गया? T6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले पद को लिखते हैं T1 बराबर, यहाँ पर क्या है? 2।
अब इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर T2 बराबर, T2 का मान कितना है 4 है, कैसे निकालेंगे 2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस ये होगा 1। अब इसके बीच सर्वांतर कितने का है 2 का है तो यहाँ पर 2। अब इसके बाद लिखते हैं हम T3 का मान कितना है हमारा, T3 का मान 6 है। अब 6 का मान जैसे इसको हल कर देंगे तो यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा, गुणे 2 ये मिल जाएगा कितना 4। T2 हमारा 4 है। अब T3 हमारा कितना है 6 है, यानी 2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद है तो यह 3 होगा, यह माइनस क्या होगा 1, सर्वांतर कितना है 2 का। अब यहाँ हल कर देंगे तो T3 का मान कितना 6। अब बताइए अगला क्या होगा T4 के लिए फिर पहला यहाँ लिखेंगे पहला पद 2, ठीक। अब यह प्लस यह 4 है, यह 4, यह माइनस 1, सर्वांतर कितने का 2 का। अब यह हल करेंगे कितना आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पद हमारा क्या है 5 है तो यह T5 होगा, यह बराबर यहाँ पर 2 प्लस यह हो जाएगा 5, यहाँ माइनस होगा 1, अब इंटू होगा 2, अब यह बराबर 5 यानी क्या आएगा 10, ठीक है। अब इसी तरह से हम लिखेंगे क्या 5 यानी TN, यह बराबर 2 क्या है पहला पद है, पहले पद के लिए सिंबल क्या होता है A होता है, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस यह 5 है, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब n है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे n लिख देंगे, या माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सब में 2 है, ठीक, इंटू सब में क्या है 2 है। 2 का मतलब श्रेणी का सर्वांतर होता है, यानी पदों के बीच का अंतर होता है। पदों के बीच अंतर कितने का है 2 का है, लेकिन सर्वांतर का सिंबल क्या होता है D होता है, तो इंटू हम D लिखेंगे। इस तरह से हमें समांतर श्रेणी का फार्मूला, समांतर श्रेणी की n पद के लिए फार्मूला प्राप्त हुआ, और वो फार्मूला हमारा क्या है TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा D होगा। यह हो गया समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए फार्मूला, यानी TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। यह nवें पद का क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब इसके बाद अगर हमें समांतर श्रेणी का यह अंतिम पद दिया गया हो, समांतर श्रेणी का कौन सा पद दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया हो, तब हम किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे देखिए जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, अंतिम पद दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया हो, तो अंतिम पद L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, अंतिम पद L बराबर n माइनस 1 इंटू क्या होगा D होगा। यह समांतर श्रेणी के अंतिम पद के लिए फार्मूला है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ D सर्वांतर n पदों की संख्या, A प्रथम पद और L क्या हो गया अंतिम पद। अब आते हैं देखिए समांतर श्रेणी का यानी AP का व्यापक रूप जो होता है उस पर यहाँ पर लिखेंगे AP का व्यापक रूप वो देखिए क्या होता है A, फिर हो जाएगा A प्लस D, फिर होगा A प्लस 2D, फिर होगा A प्लस 3D। यह हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी A का मतलब T1 A प्लस D T2 A प्लस 2D T3 A प्लस 3D T4 होगा, ठीक है। यह हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। अब इसके बाद जैसे कब श्रेणी परिमित होगी,
यहाँ पर परिमित श्रेणी, कौन सी श्रेणी? परिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी का मतलब जब पदों की संख्या निश्चित होती है, ठीक, और इसी का उल्टा भी होता है, उल्टा होता है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी का मतलब होता है जब पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ठीक है, इसमें पदों की संख्या निश्चित है। अगर इसी को हम लिख दें 2, 4, 6, 8 और इसके बाद यहाँ पर हम डॉटेड दिखा दें तो यह क्या हो गई? अपरिमित श्रेणी। लेकिन यह 2, 4, 6, 8 यह क्या है? परिमित श्रेणी, ठीक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित है और इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बेसिक पार्टों को समझे हैं, जिसमें पद किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का n पद का फार्मूला क्या है, सार्वंतर किसे कहते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं, पदों की संख्या किसे कहते हैं, ठीक, अंतिम पद किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, परिमित श्रेणी क्या होती है, अपरिमित श्रेणी क्या होती है, यह सब आप अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के पश्चात आप इसके अभ्यास को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोग इसको आसानी से हल कर सकें।